हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो देखो, वैसे जैसा कि हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के अंदर सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहली डेफिनेशन क्या, पाचन या डाइजेशन किसे कहा जाता है। पाचन या डाइजेशन किसे कहा जाता है। तो देखो, डाइजेशन या पाचन क्या है। हम क्या कहते हैं कि पाचन के अंदर जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में जल अपघटन की क्रिया द्वारा बदलने को पाचन कहा जाता है या डाइजेशन कहा जाता है। तो देखो, ये हो गई हमारी डाइजेशन की यानी पाचन की डेफिनेशन। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में जल अपघटन की क्रिया, हाइड्रोलाइसिस जिसे हम कहते हैं, जल अपघटन की क्रिया द्वारा बदलने को पाचन कहा जाता है। टाइप्स ऑफ डाइजेशन। तो देखो, पाचन भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। यानी कि जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं वो सरल भोज्य पदार्थों में टूटते हैं जल अपघटन की क्रिया द्वारा, तो उसे हम कहते हैं पाचन। लेकिन पाचन भी कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है इंट्रासेल्यूलर और दूसरा होता है एक्स्ट्रासेल्यूलर। यहाँ पे इंट्रासेल्यूलर, इंट्रा का मतलब होता है यहाँ पे अंतःकोशिकीय पाचन, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर को हम कहते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। देखो, अंतःकोशिकीय पाचन की डेफिनेशन क्या होगी? अंतःकोशिकीय पाचन की डेफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं कि जब पाचन की क्रिया शरीर के आंतरिक भाग में होती है, जब पाचन की क्रिया शरीर के आंतरिक भाग में होती है तो उसे अंतःकोशिकीय पाचन कहा जाता है। अंतःकोशिकीय पाचन कहा जाता है। इसी प्रकार देखो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, जब पाचन की क्रिया शरीर के बाहर, जब पाचन की क्रिया शरीर के बाहरी भाग में संपन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो देखो, ये तो थी इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर के बारे में। अगर मैं आपको कहूं कि इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो होता है उनमें किस प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है, तो देखो, अगर हम बात करें इंट्रासेल्यूलर की तो
यहां पे मानव के अंदर मानव, तिलचट्टा, यानी कि मानव हो गया, चाहे वो तिलचट्टा हो, केचुआ हो, मछली हो, आदि में जो पाचन होता है वो इंट्रासेल्युलर होता है, जबकि एक्स्ट्रा सेल्युलर जो है, एक्स्ट्रा सेल्युलर जो पाचन होता है वो देखो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर के अंदर पाचक नाल जो होती है, एक्स्ट्रा सेल्युलर के अंदर जो डाइजेस्टिव कैनाल जो होती है वो क्या होती है, अपूर्ण होती है, पूर्ण रूप नहीं होती है। मतलब कि कुछ विशेष प्रकार के प्राणियों में एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन भी पाया जाता है। तो ये तो है शुरुआत हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाचन की डेफिनेशन पूछी जाती है, पाचन की टाइप्स पूछा जाता है, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर में फर्क पूछा जाता है कि इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो, मानव के हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मानव के डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहले हम नॉमिनेट डायग्राम बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो देखो यहाँ पे हम मानव के डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना रहे हैं। देखो ये है ये मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम है।
देखो जो हम बना रहे हैं ये इसकी लार्ज इंटेस्टाइन है। ये क्या है? इसकी लार्ज इंटेस्टाइन। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है, हमने इसको लाल कर दिया था, लेकिन फिर हम इसको वापस उसी आकृति में बना देते हैं क्योंकि इसमें कलर सूट नहीं कर रही है। तो देखो हम बाकी चीज़ों पे बाद में गौर करेंगे। सबसे पहले हम अपने मेन पार्ट्स पे आते हैं। देखो मेन पार्ट्स पे आते हैं तो उसके अंदर देखो हम बात करते हैं मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डायग्राम आपको दिखा रखा है सामने, ये बना हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम ये क्लियर नहीं बना है, लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ पार्ट समझाने की कोशिश करूंगा जो मानव के डाइजेस्टिव सिस्टम में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। देखो मानव का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मेनली दो भागों से मिलकर बना होता है। देखो कैसे, एक तो अपर पार्ट और दूसरा क्या है, लोअर पार्ट। मानव का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपर पार्ट और लोअर पार्ट से मिलकर बना है। देखो कैसे, अगर मैं ये कहूं कि अपर और लोअर पार्ट को हम इस तरीके से डिवाइड करें कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री जो कैनाल है, पहला भाग तो ये हो गया, और अगर दूसरा भाग मैं कहूं यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखो मानव का जो पाचन तंत्र है वो यहाँ पर कितने भागों से मिलकर बना है? मानव का पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहला है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल, और दूसरी है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचक ग्रंथियां। तो देखो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम एक तो आहार नाल से मिलकर बना होता है और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला जो भाग है कौन सा? पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों के अंदर हम यहाँ पे इसको नॉमिनेट करते हैं, ये वाला भाग क्या है? माउथ। आगे जाके माउथ आगे जाके किस में खुलेगा? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी आगे जाके यहाँ पे जो रीजन आएगा उसे हम क्या कहेंगे? फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद ये वाली जो है इसे हम क्या कहेंगे? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बाद ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पे जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हमने क्या कहा? स्टोमच। स्टोमच के तीन रीजन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पे ये जो हो गया आपका लीवर, ये होगी पेनक्रियास ग्लैंड। पेनक्रियास ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि। मिड पार्ट में जो है वो आपकी होगी स्मॉल इंटेस्टाइन। लोअर पार्ट जो आपको आउटर कवरिंग दिखाई दे रही है वो है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एंड द लास्ट पार्ट इज एन, आप इसे अपने कहते हैं रेक्टम। रेक्टम के नीचे वाला पार्ट जो होता है वो होता है एनस। ओके, चलो शुरू करते हैं वन बाय वन। मानव के पाचन तंत्र में सबसे पहले जो भाग है वो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। तो देखो मानव की आहार नाल जो होती है वो एक लंबी व कुंडलित संरचना है। लंबी व कुंडलित संरचना है। मानव की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल जो होती है, वो एक लंबी व कुंडलित संरचना है जो कि निम्न भागों से मिलकर बनी होती है। जो कि
निम्न भागों से मिलकर बनी होती है। देखो मैं इसका जो आपको रेफरेंस दे रहा हूँ इसमें क्लियरिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके अंदर जो पार्ट्स बता रहा हूँ कि किस प्रकार से क्या होगा, तो वो आप समझना कोशिश करना। शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको पीडीएफ लेके समझा सकूँ। इसमें देखो मानव के डाइजेस्टिव सिस्टम में आहार नाल जो होती है वो एक लंबी व कुंडलित संरचना है जो कि निम्न भागों से मिलकर बनी होती है। देखो अगर मैं कहूँ मानव की जो आहार नाल है वो लगभग कितनी मीटर लंबी होती है? आहार नाल जो होती है लगभग 4.5 कितनी है? 4.5 मीटर। मानव की एलिमेंट्री कैनाल कितनी मीटर लंबी होती है? 4.5। और अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ये 7 से 8 सेंटीमीटर 7 से 8 मीटर तक क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। मतलब कि शिथिलित अवस्था के अंदर इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो देखो मैंने आपको कहा एलिमेंट्री कैनाल निम्न भागों से मिलकर बनी होती है, जिसका सबसे पहला भाग है मुखबुआ, दूसरा भाग है ग्रसनी, तीसरा है ग्रसिका, चौथा है अमाशय, पांचवा है मुखबुआ, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय। अमाशय के बाद आपकी आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। नेक्स्ट आएगा बड़ी आंत। जो लास्ट पॉइंट है वो क्या होगा आपका? मलाशय होगा। ओके। और अगर मैं बात करूं किसकी, मैं यहां पे बात करता हूं दूसरा पार्ट जो था कौन सा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो यहां पे इसको अलग बता रहा हूं मैं। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, पाचक ग्रंथियां, जो पाचक ग्रंथियां हैं उनमें सबसे पहली पाचक ग्रंथि है लार ग्रंथि। कौन सी है? लार ग्रंथि, जिसको सैलाइवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे? सैलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरी यहाँ पे पाचक ग्रंथि के रूप में हम जानते हैं कि लार ग्रंथि जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लेकिन इसके अंदर देखो एक चीज है कि जो पाचक ग्रंथि है जो पाचक ग्रंथि अपना यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इसके अंदर नीचे की तरफ हम देखें तो कौन सी ग्रंथि आती है? अग्नाशय ग्रंथि। देखो अब ये हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले 1 बाय 1 हम नए टॉपिक पर चलते हैं अपने, क्योंकि हमें इसका डिस्क्रिप्शन भी देना है। तो देखो सबसे पहला पार्ट क्या? माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ और बक्कल कैविटी का मतलब मुख है, वो मुख हुआ। मानव के पाचन तंत्र का सबसे पहला जो अंग माना जाता है वो किसे माना जाता है? मुख को। यानी मुख जो है पाचन तंत्र का, मुख जो है वो पाचन तंत्र का जो है पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण व प्रथम अंग माना जाता है, क्योंकि बिना माउथ के भोजन को अंदर ग्रहण नहीं किया जा सकता। यानी मैं इसकी 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन देता हूं। देखो मानव के जो पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग है वो क्या है? हमारा माउथ। बिना माउथ के भोजन को अंदर नहीं लिया जा सकता। यानी इंटेक ऑफ फूड, जिसके द्वारा भोजन को अंदर लिया जाता है, वो क्या है? माउथ। तो देखो
हम बात कर रहे हैं किसकी, बक्कल कैविटी और माउथ की। बक्कल कैविटी अंदर की तरफ। मानव के मुख में क्या बनती है, मानव के मुख में लार बनती है। क्या बनती है, लार बनती है। और इस लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे लारिये एमाइलेज एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लारिये एमाइलेज। ये लारिये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च आदि का अपघटन करने का कार्य करता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो भी है, इन सबका जो है जलीय अपघटन कह दो या पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से जो अपघटन होता है वो लारिये एमाइलेज के माध्यम से। अब देखो हम बात करें, मानव के मुख में क्या पाए जाते हैं, दंत, टीथ पाए जाते हैं। मानव के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, देखो मानव के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कृंतक, रदनक, च्वर्णक और अग्रच्वर्णक। कृंतक जो होते हैं ये दांत किस प्रकार के होते हैं, काटने वाले। रदनक चीरने फाड़ने वाले, चीरने और फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं, रदनक। च्वर्णक चबाने वाले दांतों, अग्रच्वर्णक उनको पूर्ण रूप से, यानी ये दोनों किस काम में आते हैं, भोजन को चबाने के काम में। देखो जब जैसे ही मानव के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है तो मानव के मुख में पाए जाते हैं दांत, जो उसको क्या कर देते हैं, बारीक टुकड़ों में पीस देते हैं। बारीक टुकड़ों में पीसने के साथ साथ मानव के मुख में विशेष प्रकार की पाई जाती है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां लार का सिक्रेशन करती हैं और लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लारिये एमाइलेज एंजाइम। लारिये एमाइलेज क्या करता है, भोजन को लसलसा बना देता है। कैसा बना देता है, लसलसा बना देता है। और इस लसलसे भोजन को हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। बोलस ये जो पार्ट है ये होता है मुख और मुख गुहा का। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट जो हमारा था क्या, ग्रसनी। मुख से होता हुआ भोजन जो है मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा आगे जाकर खुलती है किसमें, ग्रसनी वाले पार्ट। फूड मटेरियल यहां से गया, यहां पे आ गया। यहां पे आपको पता है एक स्वर यंत्र पाया जाता है, लैरिंक्स। क्या पाया जाता है, लैरिंक्स या स्वर यंत्र। ये स्वर यंत्र, इस लैरिंक्स में क्या होता है, इसमें वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। स्वर रज्जु, मानव में जो बोलने की क्षमता होती है जिसे हम बोल रहे हैं वो किसके द्वारा होती है, वोकल कॉर्ड्स के थ्रू ही होती है। तो देखो मुख आगे जाके, मुख हुआ आगे जाके खुलती है ग्रसनी में, और ग्रसनी का संबंध जो होता है वो हमारे कंठ से होता है। यहाँ से कंठ से, कंठ को कहा जाता है क्या, स्वर यंत्र। क्योंकि कंठ के अंदर, यहाँ कंठ के अंदर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, स्वर रज्जु, जो कि क्या करते हैं यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य। जैसे ही भोजन यहाँ पे ग्रसिका से आता है, ग्रसनी से आता है ग्रसिका। एक बात याद रखना, ये जो दीवारें हैं ना सारी की सारी, यहाँ पे ये जो पार्ट्स दिखाई दे रहा है ये म्यूकस यानी श्लेष्मा से स्त्रावित होती है। यानी कि इन दीवारों के अंदर किसका स्त्राव हो रहा है, श्लेष्मा का स्त्राव हो रहा है। किसका, श्लेष्मा का। भोजन ग्रसनी से होता हुआ आता है ग्रसिका में। जैसे ही भोजन हमारे ग्रसिका में आता है ये यहां से फूल जाती है इस तरीके से, इस तरीके से फूल जाएगी। ओके, भोजन हमारे जैसे ही ग्रसिका में आता है, फोर्थ पॉइंट, हमारी ग्रसिका जो होती है वो क्या होती है,
फूल जाती है। ग्रसिका के फूलने का कारण क्या है? ग्रसिका के फूलने का जो कारण है वो है यहाँ पर विशेष प्रकार से जो भोजन आ रहा है उसकी मूवमेंट, क्योंकि जैसे जैसे भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है, श्लेष्मा के कारण अत्यधिक चिकना हो जाता है मांस, और जैसे जैसे नीचे खिसकेगा तो इसकी जो अंदर वाला पार्ट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये क्या होगी? फूलती जाएगी इस शेप में। इस शेप में क्या होगा? ये फूलती जाएगी। तो हम अगर बात करें कि देखो यहाँ तक भोजन आने के बाद कहाँ आएगा? हमारे स्टोमच में। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है? अमाशय। मानव का अमाशय, देखो मानव का जो अमाशय है, स्टोमच जिसको हम कह रहे हैं, मानव का स्टोमच जो है मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब है अतिपेशीय अंग। मानव का जो अमाशय है वो एक अतिपेशीय अंग है। क्यों? क्योंकि देखो मानव की जो, अगर हम बात करें किसी भी एनिमल्स की या किसी भी लिविंग बींग्स की, तो उसके अंदर जो स्टोमच रीजन है, स्टोमच रीजन जो है उसके अंदर भोजन आता है, और यहीं पे वो प्रोसेस है जिसको हम टमी भी कहते हैं। हमारा पेट जो वाला पार्ट जो है ये स्टोमच रीजन है एक प्रकार से, ये वाला। इस स्टोमच रीजन के अंदर 3 भाग पाए जाते हैं। स्टोमक रीजन के 3 पार्ट्स होते हैं। अमाशय कितने भागों से मिलकर बना होता है? अमाशय जो है वो यहाँ पे बना हुआ है कितने भागों से? अमाशय जो है 3 भागों से मिलकर बना है। देखो जो अमाशय है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। स्टोमच एक होता है कार्डियक, दूसरा पाइलोरिक, और तीसरा जो है वो है फंडिक। देखो ये मान लो स्टोमच है, ये स्टोमच रीजन है। इस स्टोमक रीजन के अपर पार्ट को हम कहते हैं कार्डियक रीजन। क्या कहते हैं? कार्डियक रीजन। लोअर पार्ट जो है इसका जो नीचे वाला जो भाग है उसे हम कहते हैं फंडिक रीजन। लास्ट वाला जो पार्ट है वो आपका कौन सा रह गया? पाइलोरिक रीजन। देखो कार्डियक रीजन में, यानी कि कार्डियक भाग में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है कार्डियक ग्लैंड्स। क्या कहा जाता है? कार्डियक ग्लैंड्स। फंडिक रीजन में भी कुछ विशेष प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है फंडिक ग्लैंड्स। इसी प्रकार पाइलोरिक रीजन में भी कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है जिन्हें कहते हैं पाइलोरिक ग्लैंड्स। देखो आपको मैं एक बात बता दूं, स्टोमच का जो पहला रीजन होता है यहां पे पाया जाता है स्पिंक्चर। क्या पाया जाता है? स्पिंक्चर पाया जाता है। क्योंकि जैसे ही भोजन हमारे ओइसोफेगस से प्रवेश करता है, अमाशय के पहले भाग जिसे हम कहते हैं कार्डियक रीजन, तो वहां पे एक स्पिंक्चर पाया जाता है, अवरोधनी बोलते हैं इसको। स्पिंक्चर को क्या बोला जाता है? अवरोधनी। ये अवरोधनी क्या करती है? ये अवरोधनी करती है हमारे जो भोजन ग्रसिका से नीचे की तरफ हमारे स्टोमच रीजन में आया है वो यहाँ पे वापस ना जा पाए। अब आपको एक बात पता है क्या, कि हमारा जो स्टोमच है उसके अंदर HCl का स्त्रावण होता है। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है, जो कि किस में मिक्स हो जाता है? हमारे फूड में, भोजन में। यानी कि हमारा जो स्टोमच है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सीक्रेशन होता है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ इसके अंदर, कि देखो यहाँ पे जो आपको 3 रीजन दिखाए गए हैं कि स्टोमच रीजन जो है इसमें क्या होता है। तो देखो
जैसे ही भोजन हमारे स्टोमच रीजन में आता है, हमारे स्टोमच रीजन में पाई जाने वाली गैस्ट्रिन नामक हमारे स्टोमच रीजन में पाई जाने वाली जो यानी ये समझ लो, जैसे ही भोजन में पाई जाने वाली प्रोटीन्स जो है वो हमारे स्टोमच के रीजन में आती है, क्योंकि भोजन लुगदी के समान बन जाएगा। जैसे नीचे आएगा तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रेशन होगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सिक्रेशन होता है वो यहाँ पे किसके द्वारा होता है, वो होगा यहाँ पे पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक का जो स्त्रावण करता है वो कौन करेगा, यहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल्स, इनको कहा जाता है पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स भी कहा जाता है। तो बस आप इतना याद रख लो कि यहां से होता हुआ भोजन हमारे तीनों रीजन्स में आता है, कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन, पाइलोरिक रीजन। यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जो कि किसका स्त्रावण करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक HCl जो है वो एक अम्लीय प्रकृति का होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सी प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है। ये भोजन के साथ जैसे ही मिक्स होता है तो आता है नीचे की तरफ, देखो यहां से जैसे ही भोजन यहाँ पे आएगा तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है आगे वाला पार्ट, इसके 3 भाग होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ पे जो पहला भाग है इसको बोलेंगे डियोडिनम, डियोडिनम ग्रहणी, क्या कहेंगे इसे, ग्रहणी। दूसरा जो भाग है यानी यहाँ पे मान लो इसको कहेंगे जेजुनम, क्या कहेंगे, जेजुनम। तीसरा जो पार्ट है लास्ट वाला उसे कहेंगे इलियम। तो देखो जैसे ही भोजन हमारे डियोडिनम में आता है, पहले भाग यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के जो दूसरा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है इस रीजन में आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रवेश करेगा डियोडिनम में, फिर प्रवेश करेगा जेजुनम में और फिर प्रवेश करेगा इलियम में। आपको एक बात और बता दूं कि भोजन के अंदर जब लार मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बोलस। लेकिन जब हमारे स्टोमच रीजन में फूड मटेरियल आता है तो वो एक लुगदी के समान बन जाता है, उसे हम कहते हैं काय। देखो बोलस हमने उसे कहा था, हम इसे क्या कहेंगे, काइम, क्या कहेंगे, काइम। जब ये यहाँ पे आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड मटेरियल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब ये समझ लो छोटी आंत जो है भोजन का संपूर्ण रूप से क्या कर देती है, पाचन कर देती है, और बड़ी आंत का जो फंक्शन है वो क्या होगा, भोजन में से जल व खनिज लवणों का जो अवशोषण है वो कौन करता है, बड़ी आंत का। उसके नेक्स्ट पार्ट मूलाशय व गुहा के द्वारा ये होता हुआ बाहर, यानी वेस्ट मटेरियल। इसमें कुछ चीज़ें और भी आपको मिलेंगी, क्या इसमें पेप्सिन, रेनिन, जठरीय लाइपेज, ये जो एंजाइम्स हैं ये आपको जब हम कभी कंप्लीट स्टडी करेंगे उसके अंदर बताएंगे कि पेप्सिन पेप्सिनोजन के रूप में, निष्क्रिय रूप में पाया जाता है। रेनिन, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन अणुओं पर वर्क करता है, मतलब प्रोटीन अणुओं पर वर्क करने वाला अगर एंजाइम पूछे तो है पेप्सिन। रेनिन क्या है, दूध को, अगर हम कहें दूध को पचाने वाला एंजाइम जो है तो वो कौन है, रेनिन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अदर टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।